नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। प्लाज्मा डोनर उपलब्ध कराने के बदले कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों से मोटी रकम वसूलने के रैकेट की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ये रैकेट पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्लाज्मा डोनर का रैकेट चलाने वालों को जेल भिजवाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी और जरूरतमंदों को आसानी से प्लाज्मा मिले, इसके लिए प्लाज्मा बैंक भी शुरू किए हैं। प्लाज्मा डोनेशन और मरीज को प्लाज्मा दिलवाने के औपचारिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संकट के समय भी अगर लोग प्लाज्मा को लेकर व्यापार कर रहे हैं तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे दिल्ली वालों से अपील करते हैं कि वे प्लाज्मा का रैकेट चलाने वालों के झांसे में न आए। दिल्ली सरकार ने ILBS में प्लाज्मा बैंक बनवाया है और अब LNJP में भी प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया है। इन बैंकों में प्लाज्मा दान किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने प्लाज्मा का रैकेट चलाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग भी इस तरह की ट्रेडिंग करते हुए पकड़े जाएंगे उनको जेल भिजवाया जाएगा। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, लेकिन प्लाज्मा का व्यापार करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए प्लाज्मा को लेकर सरकारी व्यवस्था की गई है। लोगों को इसी व्यवस्था के तहत मरीज के लिए प्लाज्मा लेना चाहिए और प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने आज कहा कि उसने अपनी संभावित कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोव डी का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक नियामकीय जानकारी में बताया कि पहले चरण में वह देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 लोगों को इसके लिए एनरोल करेगी। कंपनी ने कहा कि ज़ाइकोव डी का अडैप्टिव फेज पहला, दूसरा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पहली इंसानी डोज के साथ शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में इंसानों पर इसके असर का अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले जाइडस को संभावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए संबंधित संस्थाओं से मंजूरी मिल गई थी। जाइडस कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के इंसानी ट्रायल के लिए मंजूरी पाने वाली दूसरी कंपनी है। इससे कुछ दिन पहले देश में कोरोना की पहली संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के इंसान पर ट्रायल को मंजूरी दी गई थी। ये वैक्सीन भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित की है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल करने की अनुमति दी थी। ताइवान की संसद में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के सांसदों के बीच नॉमिनेशन को लेकर मारपीट हुई। इस मारपीट में कई सांसद घायल हो गए। ताइवान की संसद में नॉमिनेशन को लेकर जमकर मारपीट हो गई है, जिसमें एक सांसद घायल हो गए हैं और बिल्डिंग के शीशे भी टूट गए। खबरों के मुताबिक विपक्षी कुओमिंतांग पार्टी के सदस्य सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से भिड़ गए। उन्होंने नॉमिनेशन करने जा रही चेन चू को संसद के मुख्य चेंबर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद दोनों दलों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। कुओमिंतांग पार्टी के एक सांसद मारपीट के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इमारत के शीशे टूट गए हैं और उससे हाथ भी कट गया है। इस मारपीट में दोनों ही पक्षों से कई सांसद घायल हुए हैं। ताइवान की संसद मारपीट के लिए पहले से ही कुख्यात रही है और अक्सर यहां पर सांसद भिड़ते रहे हैं। करीब 4 साल पहले सरकार की सुधार नीतियां और पेंशन में कटौती के खिलाफ जमकर मारपीट हुई थी। चेन चू को कंट्रोल युआन का अध्यक्ष चुना गया है। ये एजेंसी सरकार की अन्य शाखाओं की निगरानी करती है। KMT ने इस नियुक्ति का विरोध किया था, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के बहुमत वाले संसद से स्वीकृत कराना जरूरी होता है। KMT ने कहा कि कंट्रोल युआन के 27 नामांकन सदस्यों में से 24 डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के करीबी हैं। हम भ्रष्ट लोगों की सूची का विरोध करते हैं। हम लिस्ट को वापस लेने की मांग करते हैं। बता दें कि इस KMT की ताइवान पर तानाशाही थी, तब चेन को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बाद से पिछले कई महीनों से सिनेमा घर बंद है।
इस दौरान कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली थी, जिन्हें माना जा रहा था कि ये कई 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, मगर लॉकडाउन के बाद इनकी रिलीज ही टाल दी गई है। हालांकि अब कुछ फिल्में ऑनलाइन रिलीज की जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि सिनेमा घरों के दोबारा खुलने का इंतजार किया जा रहा है। अब इस बारे में मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो बॉलीवुड में स्टार सिस्टम खत्म हो जाएगा। मार्च के महीने में भारत के सारे सिनेमा घर बंद कर दिए गए थे। अभी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मुश्किल है कि अगले कुछ महीने तक सिनेमा घर खुल सकेंगे। शेखर कपूर ने ट्वीट कर कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बॉलीवुड में स्टार सिस्टम और बॉलीवुड का 100 करोड़ का क्लब खत्म हो जाएगा। शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा, थिएटर कम से कम अगले साल तक नहीं खुलने जा रहे हैं, इसलिए पहले हफ्ते के 100 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस का सारा प्रचार खत्म हो जाएगा। इसी तरह स्टार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। अब स्टार्स को या तो अभी की OTT प्लेटफॉर्म्स का रूप करना होगा या फिर उन्हें अपनी फिल्में खुद के ऐप्स पर स्ट्रीम करनी होगी। ये तकनीक काफी सफल है। बता दें कि इससे पहले कई अन्य एक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी इस बारे में बोल चुके हैं कि हाल की परिस्थिति में केवल OTT प्लेटफॉर्म ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि जब तक कोरोना वायरस की परिस्थिति हमारे सामने है, तब तक एक्टर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी फिल्में कहाँ रिलीज हो रही हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। जगह जगह पानी जमा हो गया और ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग के मुंबई सेंटर ने तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही मौसम अगले 2 दिन तक बने रहने की संभावना है। हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। हाई टाइड के दौरान आज शाम 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बुधवार की बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर विले पार्ले और सांता क्रूज में जाम लग गया। सायन, किंग सर्कल, खार, हिंदमाता जैसे इलाके में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर KS होसलेकर ने कहा, अनुमान है कि आज मुंबई, ठाणे समेत कोंकण पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। उन्होंने गुरुवार को बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने की उम्मीद जताई है। खार के SP रोड पर अच्छा खासा पानी जाम हो गया। उसमें बेस्ट की एक बस भी फंस गई। यात्रियों के बाद में बाहर निकाला गया है। मौसम विभाग के 7 दिन के अपडेट के मुताबिक मुंबई में रोज बारिश हो गई। 19 जुलाई तक इसी तरह भारी बारिश का सिलसिला चलेगा। फिर 20 जुलाई से थोड़ी कम बारिश का अनुमान है। बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की उम्मीद है। कानपुर के बिकरू कांड में गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के ममेरे भाई की पत्नी मनु के फोन की एक कॉल रिकॉर्डिंग मंगलवार को वायरल हो गई। रिकॉर्डिंग में मनु वारदात के बाद विकास के भाई की पत्नी को फोन कर बताती है कि घर के बाहर और भीतर लाश पड़ी है। विकास, उसके पति, ससुर के अलावा अन्य साथियों ने उनको मार दिया है। मोबाइल का क्या करे? पुलिस ने मनु को मामले में साजिश रचने और साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया है। मनु ने यह कॉल रात को करीब 1:15 बजे लखनऊ निवासी विकास के भाई दीपू की पत्नी अंजलि को की थी। मनु ने कहा कि हेलो भाभी, जो कह रहे हैं बाहर 2 आदमी मरे पड़े हैं। मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मरा पड़ा है। क्या कहेंगे पुलिस जब पुलिस आएगी? मनु ने कहा कि हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर छिपा दे रहे हैं। इस पर अंजलि ने कहा कि मोबाइल के सारे नंबर डिलीट कर दो। जब पुलिस पूछे तो बता देना हमको कुछ नहीं पता, हम तो घर के अंदर थे। इस दौरान रिश्तेदार ने मोबाइल की बैटरी हटाने की भी सलाह दी। आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल ऑडियो। हेलो 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 भाभी। हाँ, जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, माँ भी वो पुलिस वाले, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ इधर का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर डिलीट कर दो। ये नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले,
और तो तुमको वो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो कि वो कहाँ गए, हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो। मैट्रिक में नहीं। सिम निकाला जाता था। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें। हाँ भैया कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी डिलीट के तो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना। हाँ, और जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो। तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया? नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक है। भाभी क्या होगा? तुमको परेशान, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो। और अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। निकल जाना। अब अभी रात में कहाँ से? मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। हाँ बस कदम वो तो रिलायंस एटीएम की 43वीं बैठक जारी है। मुकेश अंबानी ने इस बैठक में कहा कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगी। गूगल के निवेश के साथ ही रिलायंस में अब निवेश का आंकड़ा 1.52 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इस तरह अब तक 14 कंपनियां जियो में निवेश कर चुकी हैं। जियो और गूगल मिलकर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी। फेसबुक के साथ करार को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक की इस दोस्ती से इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में मदद मिलेगी। हमारा मकसद देश को डिजिटली एम्पावर करना है। हम एंटरप्रेन्योर और अलग अलग बिजनेस को मजबूत करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये पार्टनरशिप रिटेल सेक्टर के लिए संभावनाएं पैदा करेगी। देश में 60 मिलियन से ज्यादा छोटे व्यापारी हैं। इस पार्टनरशिप से उन्हें फायदा होगा। पिछले दिनों फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ में खरीदा था। मुकेश अंबानी जियो मार्ट की मदद से ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को पानी पिलाने की तैयारी में हैं। इन कंपनी को टक्कर देने के लिए जियो मार्ट व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेगी। उनका मकसद व्हाट्सएप की मदद से किराना दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस है। विश्व में ये सबसे तेजी से विकास करने वाला रिटेल बिजनेस है। ये एकमात्र भारतीय रिटेलर है जो दुनिया की टॉप 100 रिटेलर कंपनियों में शामिल है। गूगल के साथ साझेदारी को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम मिलकर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। इस पार्टनरशिप से भारत 2G मुक्त होगा। अंबानी ने कहा कि हमारा मकसद अभी भारतीयों के हाथों में स्मार्टफोन होना है। भारत में करीब 35 करोड़ 2G फीचर फोन यूजर्स हैं। गूगल और जियो मिलकर इन लोगों के लिए सस्ता स्मार्टफोन बनाएगी। जियो का मकसद 30 करोड़ लोगों को 2G से 4G में अपग्रेड करना है। उन्होंने कहा कि जियो फोन अभी भी दुनिया का सबसे अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन है। अंबानी ने कोरोना को इतिहास का सबसे बड़ा संकट बताते हुए उम्मीद जताई कि भारत और दुनिया जल्द ही इससे उबरने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि 50 लाख यूजरों ने जियो मार्ट को डाउनलोड किया है। इसे जियो की युवा टीम ने हाल में विकसित किया है। उन्होंने कहा कि जियो ने घरेलू तकनीक से 5G सॉल्यूशन विकसित किया है और दूसरे देशों को इसका निर्यात किया जाएगा। अंबानी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जियो फाइबर से 10 लाख से अधिक घर जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। कंपनी ने जियो राइट्स इश्यू और बीपी से 2,12,809 करोड़ रुपए कमाए। इस मौके पर कंपनी ने लर्निंग ऐप इम्बाई लॉन्च करने की घोषणा की, जो बायजूस को कड़ी टक्कर देगा। कोरोना के दौरान 200 से अधिक शहरों में जियो मार्ट लॉन्च किया गया। कंपनी ने कहा कि जियो मार्ट किराने का भरोसेमंद सॉल्यूशन बनकर उभरा है।
कंपनी ने ऑडियो वीडियो के लिए जियो ग्लास लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा रिलायंस ने शेयर होल्डर्स, निवेशकों, मीडिया और आम लोगों की सहायता के लिए एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है। साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। हालांकि उनके कई फैंस इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। 14 जुलाई को सुशांत की मौत को 1 महीना पूरा होने पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि उन्होंने सुशांत के मामले में सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था। अमित शाह ने इस लेटर को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा है, अमित शाह जी, आप चाहें तो 1 मिनट में सुशांत मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, इसे टाले नहीं। बिहार के गौरव फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिख आग्रह किया था। उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित कर दिया है। पप्पू यादव ने ट्वीट के साथ अमित शाह के लेटर की कॉपी भी लगाई है। इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि उनके लेटर को संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की थी। इस मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। पुलिस सुशांत से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इस महीने मंगल की ओर पृथ्वी से एक नहीं बल्कि 3 मिशन लॉन्च होने वाले हैं। अमेरिका और चीन के साथ साथ यूएई भी अपना मिशन मंगल लॉन्च करने के लिए तैयार है। यूएई के मिशन होप को बुधवार 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 17 जुलाई के लिए टाल दिया गया। यूएई अगर ये लॉन्च सफलतापूर्वक कर लेता है तो दूसरे ग्रह पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश होगा। जाने इस मिशन के बारे में हर खास बात। अपने आलीशान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए मशहूर यूएई जापान के कागोशिमा में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से अपने ऑर्बिटर होप को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका लक्ष्य है मंगल का पहला ग्लोबल वेदर मैप भी तैयार करना। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले के रोवर मंगल से चक्कर ऐसे काटते थे कि वे दिन के सीमित वक्त में ही उसके हर हिस्से को मॉनिटर कर पाते थे। इससे अलग होप का ऑर्बिटर अंडाकार है, जिसे पूरा करने में इस रोवर को 55 घंटे लगेंगे। इसकी वजह से यह मंगल के हिस्सों पर दिन और रात में ज्यादा समय के लिए नजर रख सकेगा। मंगल के 1 साल में यह हर हिस्से पर पूरे दिन नजर रखेगा। होप का विजिबल लाइट कैमरा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर मंगल के निचले वायुमंडल में बादलों और धूल की आंधियों को स्टडी करेगा और इसका अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर ऊपरी वायुमंडल में गैसों को मॉनिटर करेगा। 2 साल के मिशन के दौरान होप हर दिन के मौसम में बदलाव और सीजन्स के आने जाने का ट्रैक करेगा। मिशन के दौरान ये भी पता लगाया जाएगा कि कैसे वायुमंडल की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्पेस में जाती है। इससे वैज्ञानिक मंगल की जलवायु को समझ सकेंगे और इस राज से भी पर्दा उठेगा कि कभी काफी घना रहा मंगल का वायुमंडल आखिर कैसे खत्म हो गया। इससे भविष्य में दूसरे ह्यूमन मिशंस की तैयारी में मदद मिलेगी। यूएई में एडवांस साइंसेज की मिनिस्टर और इस प्रोजेक्ट की साइंस लीड सारा अल अमीरा का कहना है कि उनकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपना लक्ष्य तैयार किया है और इससे मिलने वाले डेटा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शेयर किया जाएगा। इस मिशन के लिए देश के मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में नासा के पुराने मिशंस पर काम कर चुके अनुभवी इंजीनियरों ने होप को डिजाइन किया। खास बात यह है कि इस स्पेस मिशन का आइडिया वैज्ञानिकों नहीं बल्कि सरकार की ओर से आया। अच्छी बात यह है कि इसका असर अभी से देखने लगा है। उम्मीद है कि यूएई का मिशन होप देश के स्पेस साइंस में और आगे जाने की होप पर खरा उतरेगा। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। 12वीं के रिजल्ट की घोषणा 13 जुलाई को की गई थी, जबकि 10वीं के नतीजे आज जारी हुए हैं। अब सीबीएसई ने दोनों कक्षाओं के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के संबंध में cbse.nic.in पर नोटिस जारी किया है। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि अपेक्षा के अनुसार अंक नहीं मिले हैं, तो आपके पास अपने मार्क्स की दोबारा जांच कराने का मौका है। साथ ही आप अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी भी पा सकते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी डिटेल आपको यहाँ बताई जा रही है। इसके लिए 17 जुलाई 2020 से लेकर 21 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रति विषय 500 रुपए शुल्क भरना होगा। मार्क्स री इवैल्यूएशन के लिए 6 अगस्त 2020 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 7 अगस्त शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। प्रति सवाल 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। आंसर शीट की फोटोकॉपी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू होंगे। स्टूडेंट्स 2 अगस्त शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। प्रति आंसर शीट 700 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। जो स्टूडेंट मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करेंगे, सिर्फ वही उस विषय के लिए आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। cbse.nic.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन की फीस भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भरनी होगी। ऑफलाइन आवेदन या ऑफलाइन फीस पेमेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इस संबंध में जारी नोटिस में कहा है कि रीवैल्यूएशन या मार्क्स वेरिफिकेशन के दौरान आपके अंक बढ़ सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। रिजल्ट जो भी हो, स्टूडेंट्स को नए अंक ही स्वीकार करने होंगे। अंकों में किसी तरह का बदलाव होने पर आपको अपनी पुरानी मार्कशीट सरेंडर करनी होगी। बोर्ड बदले हुए मार्क्स के साथ नई मार्कशीट जारी करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।